हेलो एवरीवन। इंस्पायर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 13 है। पार्ट 12 तक हम 220 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 12 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 13 में हम 221 से लेकर के 240 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 221। दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों पर लाभ की राशि बराबर प्राप्त हुई, तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है और बी को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, और दोनों से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो राशि बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए का जो सीपी है उसको मान लेते हैं ए रुपए, और बी का जो सीपी है उसको मान लेते हैं बी रुपए। अब देखिए लाभ या हानि हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। तो हम क्या करते हैं, ए का जो सीपी हमने ए रुपए माना है उस पर 10% का लाभ कैलकुलेट करते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा ए गुना 10/100। इसी प्रकार से हम बी का जो सीपी है बी रुपए, उस पर हम 15% का लाभ कैलकुलेट करते हैं। तो वो आ जाता है हमारा बी गुना 15/100। हमसे कहा गया है कि जो दोनों लाभ हैं वो बराबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। जब दोनों को बराबर रख के कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो मिल जाता है 3/2। यानी कि ए का अगर सीपी 3 रुपए हुआ तो बी का सीपी हो जाएगा 2 रुपए। अब हम इससे आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू है 1000 रुपये और बी की वैल्यू है 1500 रुपये। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम ए और बी का अपना रेशियो देखें तो वहाँ पर ए की वैल्यू 3 है और बी की 2 है। यानी कि ए की वैल्यू हमारी ज़्यादा है और बी की वैल्यू कम है। जबकि हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें ए की वैल्यू कम आ रही है और बी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अपना ऑप्शन डी देखें तो हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू आ रही है 3000 रुपये और बी की वैल्यू आ रही है 5000 रुपये। तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ए की वैल्यू है 5000 रुपये और बी की वैल्यू है यहाँ पर 2000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी की वैल्यू 2000 रुपये ले लें। अब देखिए हमारा जो ए और बी का रेशियो है वो है 3:2। यानी कि बी की वैल्यू अगर 2 है तो ए की 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू 2000 रुपये होगी जैसा कि हमारे ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू 3000 रुपये होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है 5000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। अब हम लेते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ए की वैल्यू है 3000 रुपये और बी की वैल्यू है हमारी 2000 रुपये। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पर हमारी जो आंसर आ रहे हैं वो 3:2 के अनुपात में ही आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 222। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होता। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सीपी एसपी और एलपी को लिख लेते हैं। सीपी है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा लागत मूल्य। एसपी है यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और एलपी है यहाँ पर लिस्ट प्राइस यानी कि सूची मूल्य। अब देखिए हमसे कहा गया है कि सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। तो सूची मूल्य अगर हम 100 रुपये ले ले तो वो बेचा गया है उसके आधे पर यानी कि 50 रुपये में। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। अब देखिए हानि होती है या लाभ होता है हमारा सीपी पर। तो सीपी अगर हम 100 रुपये ले ले तो वो वस्तु बेची जाएगी 80 रुपये में, क्योंकि 20% की हानि है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर गुणा कर लेते हैं 8 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 5 से। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 500 रुपये, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 400 रुपये और लिस्ट प्राइस हो जाएगा 800 रुपये। हमसे कहा गया है कि यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 500 है तो वह उस वस्तु को 800 रुपये में बेचता, तो यहाँ पर हमें लाभ होता 300 रुपये का। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर हमें लाभ होता 300 रुपये का, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा 500 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 223।
एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा सीपी है 25 रुपए और एसपी है 30 रुपए, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर लाभ प्रतिशत। यहाँ पर देखिए 25 की चीज को हम बेच रहे हैं 30 रुपए में, यानी कि हमें 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपए का लाभ है, डिवाइड में आता है सीपी। सीपी है हमारा 25 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 224। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात को समझिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि लाभ या हानि निकलती है हमारे सीपी पर। 6% की हानि हो रही है, यानी कि ये हानि हुई होगी उसकी सीपी पर। आगे हमसे कहा गया है कि अगर 64 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। अब ये जो लाभ होगा ये भी उसको सीपी पर ही होगा। इसका मतलब जो उसको पहले 6% की हानि हो रही थी और अब उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो 16% का अंतर है ये सीपी पर ही कैलकुलेट हुआ होगा। अगर हम सीपी का 16% निकाल दें तो सीपी का जो 16% है वो उसके 64 रुपए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का जो अंतर है वो 16% का है और रुपए में जो अंतर है वो 64 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, सीपी के 16% को 64 रुपए के बराबर रख देंगे। तो का की जगह यहाँ पर गुणा आ जाएगा और परसेंटेज की जगह डिवाइड में आ जाता है 100। तो यह आ जाएगा हमारे सीपी गुणा 16/100 बराबर 64 रुपए के। यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 225। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? तो देखिए इस तरह के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। अब इसके हर में जो 5 है इसको हम ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, और जो ऊपर 1 है इसको हम ले लेते हैं प्रॉफिट। तो जब हमने कोई वस्तु 5 रुपए की बेची तो हमारा उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड है। इसका मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो है 4 रुपए। अब हम यहाँ पर अपना वास्तविक लाभ निकालेंगे लागत मूल्य पर, क्योंकि देखिए हमारा जो वास्तविक लाभ होता है हम उसको लागत मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर तो आ जाएगा 1, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा 4 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारा वास्तविक लाभ आ जाएगा 25% का। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 226। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। अगर संतरे खरीदे जा रहे हैं इसका मतलब ये हमारा सीपी है। तो हम क्या करते हैं, संतरों को पहले लिख लेते हैं और रुपए को बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 3 रुपए में 7 संतरे, यानी कि संतरे आ रहे हैं हमारे 7 और रुपए जा रहे हैं हमारे 3, तो हमारा सीपी हो जाएगा 7 संतरों का 3 रुपए। आगे हम क्या करेंगे, इसको 33% लाभ पर बेच देंगे। तो हमने 7 संतरे खरीदे थे, हम 7 ही बेच देंगे, लेकिन वो 3 रुपए में ना बेच करके 3 की गुणा कर देंगे 133/100 से। तो यहाँ पर हमने किया 3 रुपए पर 33% का लाभ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालने हैं प्रति सैकड़ा संतरे, यानी कि हमें निकालना है 100 संतरों का सेलिंग प्राइस। तो 100 संतरों का सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हम निकालेंगे एक संतरे का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहाँ पर हमारे एक संतरे का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3/7 गुणा 133/100। अब हम निकाल देंगे यहाँ से 100 संतरों का सेलिंग प्राइस, तो वो आ जाएगा हमारा 3/7 गुणा 133/100 गुणा 100। तो यहाँ से हमारे 100 संतरों का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा 57 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 227। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस पैटर्न को सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रतिशत, उसके बाद लिखना होता है रुपए, उसके बाद लिखने होती है वस्तु। अब देखिए हमारे पास जो है तीन चीज आ गई, प्रतिशत, रुपए और वस्तु। इन तीनों में संबंध होता है। हम क्या करते हैं, इन तीन में से किन्हीं दो को चेंज करते हैं। तीसरी चीज हमारी ऐसी रहती है, हम किन्हीं दो को चेंज करते हैं और उन दो में कैसा भी संबंध होता है, या तो वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो हम यहाँ पर पहले उनको जान लेते हैं कि किसका किसके साथ कैसा संबंध है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर प्रतिशत और रुपए की बात करें
तो प्रतिशत और रुपए में यहाँ पर हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जिस दर से हमारा प्रतिशत का रेट बढ़ेगा उसी दर से हमारे रुपए भी बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए परसेंटेज हमारा दुगना हो गया तो रुपए भी हमारे दुगने हो जाएंगे। वस्तु जितनी पहले थी उतनी ही वस्तु हमारी बाद में रहेंगी, वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिशत और वस्तु के रिलेशन की। तो देखिए प्रतिशत और वस्तु का जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जिस दर से हमारी प्रतिशत का रेट बढ़ेगा उसके उल्टे दर से हमारी वस्तु घट जाएगी, या अगर हमारी वस्तु जिस दर से बढ़ेगी उसके उल्टे दर से हमारा प्रतिशत घट जाएगा। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब अगर हम बात करें रुपए और वस्तु की, तो रुपए और वस्तु में भी हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि जिस दर से हमारे रुपए बढ़ेंगे, मान लीजिए रुपए हमारे दुगने हो गए तो वस्तु भी हमें दुगनी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर वस्तु और रुपए में भी डायरेक्ट संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रतिशत और वस्तु में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, बाकी दोनों में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने पहले प्रतिशत को लिखा है, फिर रुपए को लिखा है, फिर वस्तु को लिखा है। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। तो देखिए रुपए के नीचे हम लिख लेंगे 1, वस्तु के नीचे आ जाएगा 6, और हमसे कहा गया है तो 20% की हानि होती है। अब देखिए जितने प्रतिशत की हानि होती है हम 100 में से उतने को घटा करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 20% की हानि हो रही है तो हम 100 में से 20 को घटा देंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 80%। हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए। अब देखिए अगर 20% का लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे, 100 में 20 को जोड़ करके लिख देंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर पहले 80% था और अब यहाँ पर हो चुका है 120%। अगर हम यहाँ पर वृद्धि दर देखें तो ये यहाँ पर 3/2 गुना हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुपए को भी 3/2 गुना कर लेंगे। तो रुपए को अगर हम 3/2 गुना करेंगे तो हमारा 1 रुपये जो पहले था वो अब हो जाएगा हमारा 1.5 रुपया। तो हमें 1.5 रुपये में वस्तु 6 ही मिलेगी। तो मैंने आपसे कहा था ना कि किन्हीं दो को चेंज करना है, तीसरे को हम वैसे ही रखेंगे। तो अगर हमें पहले 6 वस्तु मिल रही थी तो अब भी हमको 6 वस्तु ही मिलेंगी। तो ये हो गया हमारे 1.5 रुपए की 6 वस्तु। अब यहाँ से अगर हम एक वस्तु निकालें तो हम एक वस्तु आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम रुपए और वस्तु में भाग कर देंगे 1.5 से, तो यहाँ पर हमें 1 रुपए में मिलेंगी 4 वस्तु। तो अगर हमें यहाँ पर 20% का लाभ कमाना है तो हमें 1 रुपए में 4 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। अब देखिए ये तो हो गया जब हमने प्रतिशत और रुपए में चेंज किया। अगर हम यहाँ पर प्रतिशत और वस्तु में चेंज करें तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो देखिए प्रतिशत के नीचे तो 80% ही आ जाएगा, रुपए के नीचे 1 आ जाएगा और वस्तु के नीचे 6 आ जाएगा। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो हम 100 में 20 जोड़ करके लिख देंगे, तो हमारे प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 120%। तो देखिए हमारा पहले था 80%, अब हो चुका है हमारा 120%। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा प्रतिशत 3/2 गुना बढ़ चुका है। अब देखिए अगर हमारा प्रतिशत 3/2 गुना बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, वस्तु में इसके पलट करके गुणा कर देंगे। तो वस्तु में हमारी गुणा होगी 2/3 से। तो 6 में जब हम 2/3 की गुणा करेंगे तो हमारी वस्तु रह जाएंगी 4। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रतिशत और वस्तु चेंज की है। हमारा पहले भी 1 रुपया था और अब भी हमारा 1 रुपया है। हमने यहाँ पर रुपए को चेंज नहीं किया है। इससे पहले वाले तरीके में हमने रुपए को चेंज किया था, वहां पर हमारी वस्तु बराबर ही रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमें किन्हीं दो को चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम 20% का लाभ कमाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 रुपए में 4 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब ये तरीका आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 में कह रहा है कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से प्रतिशत, रुपए और संतरे को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने से। तो देखिए रुपए के नीचे आ जाएगा 60, संतरे के नीचे आ जाएगा 12, और आगे कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 25% हानि होती है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 25 को घटा देंगे। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा 25%। अब देखिए ये जो हमारी लाइन आ गई 75%, 60 रुपए और 12 संतरे, हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रतिशत और रुपए में 3 से डिवाइड कर लेते हैं।
3 से डिवाइड यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे आगे कहा गया है कि 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ हो। अब देखिए 25% का लाभ हो, 25% का लाभ लेने के लिए हम प्रतिशत में लिखेंगे 100 जोड़ करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125%। तो देखिए 75 को 125 बनाना मुश्किल है, तो यहाँ पर अगर हम 75 को 25% बना लेंगे और 25 को 125% बनाएंगे तो वो हमारा आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 75% और 60 रुपए में 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नई इक्वेशन आ जाएगी 25%, 20 रुपए और 12 संतरे। अब हमें क्या करना है, हमें 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो। तो देखिए हमें क्या करना है, 25% लाभ लेना है, तो हम इसको 100 में जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत आ जाएगा 125%। अब देखिए हमारा क्या हुआ है, 25 में 125% हो चुका है, यहाँ पर हमारी 5 गुना हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, रुपए को ही 5 गुना कर देंगे। तो जैसे ही हमने रुपए को 5 गुना किया, हमारे रुपए 100 रुपए ही आ चुके हैं और हमसे क्वेश्चन में भी 100 रुपए ही पूछे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हमें 25% का लाभ लेना है तो हमें 100 रुपए में 12 संतरे ही बेचने होंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 229, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से प्रतिशत, रुपए और वस्तु लिख लेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर, तो देखिए यहाँ पर रुपए के नीचे आ जाएगा 1 और वस्तु के नीचे आ जाएगा 4। हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को 4% हानि होती। अब देखिए 4% हानि हो रही है तो हम इसको 100 में से घटा करके लिख देंगे, तो प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 96%। आगे हमसे कहा गया है कि यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा, तो देखिए यहाँ पर हमें रुपए दिया हुआ है 1, तो रुपए के नीचे आ जाएगा 1 और वस्तु दी हुई है हमको 3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले भी 1 रुपया था और अब भी 1 रुपया है, तो यहाँ पर हमारा रुपया चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारी वस्तु चेंज हुई है, 4 से 3 हो गई है और हमसे प्रतिशत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु और प्रतिशत को ही चेंज करेंगे, रुपए को ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी वस्तु पहले थी 4 और अब रह गई 3, यानी कि वस्तु हमारी 3/4 गुना हो गई। तो जो प्रतिशत हमारा 96% था, हम 96% में गुणा कर लेंगे 4/3 से। तो जो हमारी वस्तु 3/4 थी, हम 3/4 को पलट करके 4/3 से प्रतिशत में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत आ जाएगा 128%। अब देखिए ये जो 128% आया है, इसमें हमारा 100% का होता है सीपी। तो अगर हम 100% सीपी या लागत मूल्य को हटा देंगे तो हमारा लाभ रह जाएगा 28%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 230, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रतिशत, रुपए और पेन को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर, तो यहाँ पर रुपए के नीचे आ जाएंगे 140 और पेन के नीचे आ जाएंगे 80। हमसे कहा गया है कि 30% की हानि होती है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 70%। आगे हमसे कहा गया है कि 30% का लाभ कमाने के लिए, अब देखिए अगर 30% का लाभ कमाना है तो हम 100 में 30 को जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130%। अब देखिए पहले तो 70%, अब हो गया हमारा 130%, यानी कि प्रतिशत हमारा 13/7 गुना बढ़ चुका है। अगर हमारा प्रतिशत 13/7 गुना बढ़ा है तो हमारे रुपए भी 13/7 गुना ही बढ़ जाएंगे। तो हम अगर 140 में 13/7 की गुणा करेंगे तो हमारे रुपए आ जाएंगे 260। तो 260 रुपए हो गए, और पेन हमारे पहले भी 80 थे और अभी भी हमारे 80 हो जाएंगे। अब देखिए इसके आगे हम रुपए और पेन को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 260 रुपए और पेन है हमारे पास 80, तो हम क्या करते हैं, दोनों के आगे से एक एक जीरो हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत रह जाएगा 130, रुपए आ जाएंगे हमारे पास 26 और पेन आ जाएंगे हमारे पास 60। हमसे कहा गया है कि 104 रुपए में, तो देखिए 104 26 का 4 गुना है, तो हम क्या करते हैं 26 में कर लेते हैं 4 से गुणा। अगर हम 26 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमारी जो पेन है 8, हम उसमें भी 4 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे 104 रुपए में आ जाएंगे 32 पेन और हमारा लाभ हो जाएगा 30% का। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 32 पेन। क्वेश्चन नंबर 231, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हैं। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए जब भी हमें हानि होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारा क्रय मूल्य सीपी ज्यादा है
और हमारा सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हानि बराबर CP माइनस SP। हमसे कहा गया है कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों को हम 4 ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हानि के नीचे आ जाएगा 4 गुणा SP बराबर में CP माइनस SP। हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता ने 36 संतरे बेचने पर, अगर 36 संतरे बेच रहा है तो इसका मतलब 36 संतरे खरीदे भी होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणा CP माइनस 36 गुणा SP। हम क्या करते हैं, CP को एक तरफ कर लेते हैं और SP को एक तरफ कर लेते हैं। तो SP इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 4 गुणा SP प्लस 36 गुणा SP। ये बराबर हो जाएगा 36 गुणा CP के। 4 SP प्लस 36 SP मिलकर के हो जाएंगे 40 गुणा SP, और ये बराबर हो जाएगा 36 गुणा CP के। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 10/9। यानी कि अगर हमने संतरे 10 रुपए के खरीदे हैं तो हम उनको बेच रहे हैं 9 रुपए का। तो यहाँ पर हमें हानि हो रही है 1 रुपए की। तो 1 रुपए की हानि है, CP है 10, तो डिवाइड में आ जाएगा 10, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 232। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं। तो यहाँ पर केले खरीदे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा CP। तो देखिए यहाँ पर रुपया खर्च हो रहा है 1 और हमारे केले आ रहे हैं 4। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, 33 सही 1/3% का लाभ लेना है। 33 सही 1/3% को भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने CP को 3 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे रुपए हो जाएंगे 3 और हमारे केले खरीदे जाएंगे 12। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 33 सही 1/3% का लाभ लेकर इन केलों को बेच देते हैं। तो देखिए 3 रुपए का 33 सही 1/3% या 1/3 भाग होता है 1 रुपया। तो जो केले हमने 3 रुपए के खरीदे थे हम उन्हें 4 रुपए में बेच देंगे। तो हम यहाँ पर 4 रुपए में बेचेंगे 12 केले। हमसे पूछा गया है कि 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर 1 रुपए में बेचे जाएंगे 3 केले। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 233। 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है। यदि वह 50 किलोग्राम आलू 247.50 में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम आलू का CP निकाल लेंगे। यहाँ पर बेचा जा रहा है 12 किलोग्राम आलू, तो 12 किलोग्राम आलू का CP ले लेंगे हम 12 गुणा CP। यहाँ पर हो रहा है 5% का लाभ, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 105/100 से। और ये बेचा जा रहा है 63 रुपए का, तो हम इसको बराबर रख देंगे 63 के। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें 1 किलोग्राम आलू का CP मिल जाएगा 5 किलोग्राम। अब देखिए ये तो आ गया हमारे पास 1 किलोग्राम आलू का CP। अब हम निकाल लेंगे 50 किलोग्राम आलू का CP। तो 50 किलोग्राम आलू का CP हो जाएगा 5 गुणा 50 यानी कि 250 रुपये। अब यहाँ पर जो 50 किलोग्राम आलू है वो बेचा जा रहा है 247.50 का। अब उसका जो CP है वो तो है 250, और जो 50 किलोग्राम आलू का SP है वो है हमारा 247.5। यानी कि हमें यहाँ पर 2.5 रुपये की हानि हो रही है। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि रुपए में, तो हानि यहाँ पर रुपए में हो रही है 2.5, डिवाइड में आता है हमारा CP हमारा 250 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 1%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 234। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा गया तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। लाभ तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो। तो यहाँ पर हम लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ बराबर SP माइनस CP। अब हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर, तो हम लाभ की जगह लिख देंगे 4 गुणा CP। अब आगे है SP माइनस CP। अब देखिए यहाँ पर 14 घड़ियाँ बेची जा रही हैं। अगर 14 घड़ियाँ बेची गई हैं इसका मतलब 14 घड़ी खरीदी भी गई होंगी। तो यहाँ पर हम 14 घड़ियों का SP लिख देंगे और इसमें से 14 घड़ियों का CP ही घटा देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, CP को एक तरफ कर लेंगे और SP को एक तरफ छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा CP प्लस 14 गुणा CP बराबर 14 गुणा SP। 4 और 14 CP को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुणा CP। अब देखिए 14 घड़ियों का जो सेलिंग प्राइस है, हमसे कहा गया है कि 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी, यानी कि एक घड़ी की जो कीमत है वो है 450 रुपये। तो यहाँ पर 14 घड़ियों की कीमत हो जाएगी 450 गुणा 14।
अब ये जो 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस है 450 गुणा 14, इसको हम 14 गुणा एसपी की जगह रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन रह जाएगी 18 गुणा सीपी बराबर 450 गुणा 14। यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 350 रुपये। यानी कि एक घड़ी की जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो है हमारा 350 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 235। यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लागत मूल्य को लिखते हैं सीपी, तो हम ले लेंगे सीपी और हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सीपी पर 20% का लाभ कैलकुलेट कर देंगे और उसको विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हो रहा है हमको 20% का लाभ, तो हम सीपी में गुणा कर देंगे 120/100 की और इसको बराबर रख देंगे 390 की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो है 390 रुपये। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीपी निकल करके आ जाएगा 325 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 236। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। अगर देखिए वह वस्तुएं खरीद रहा है तो यह हो जाएगा उसका सीपी, यानी कि वह 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद रहा है। अगर 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, इसका मतलब वह 1 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है। तो यहाँ पर उसकी एक वस्तु का सीपी हो जाएगा 1 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि वह उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। अगर वह वस्तु बेच रहा है तो उसका एसपी हो जाएगा 1.25 रुपये प्रति वस्तु। अब देखिए उसने एक वस्तु खरीदी है 1 रुपये की और बेच रहा है 1.25 की, यानी कि उसको जो यहाँ पर लाभ हो रहा है वो हो रहा है 0.25 का। तो यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है एक वस्तु पर 0.25 का, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। तो एक वस्तु का सीपी है 1 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 237। एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ निकला। अब देखिए ये जो उसका 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ निकला है, इसका मतलब जो उसने 10 किलोग्राम सेब खरीदा था तो उसे 9 किलोग्राम ही सही मिला है। तो ये जो 405 रुपये है ये उसका 9 किलोग्राम का ही सीपी हो जाएगा। इसको हम 10 की जगह ले लेंगे 9 का ही सीपी, क्योंकि देखिए उसके लिए जो बचा सेब है सही वो भी 9 किलोग्राम है और वो 9 किलोग्राम ही बेच पाएगा। तो हम यहाँ पर जो 405 रुपये है इसको 9 किलोग्राम का ही सीपी मान करके चलते हैं। तो देखिए अगर 405 रुपये 9 किलोग्राम का सीपी है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 किलोग्राम का सीपी। तो यहाँ से 1 किलोग्राम का सीपी आ जाएगा 405/9, यानी कि 45 रुपये। अब देखिए ये तो आ गया हमारा 1 किलोग्राम का सीपी। अब हमें लेना है इस पर 10% का लाभ, तो हम क्या करते हैं 45 का निकाल देते हैं 10%। तो 45 का 10% हो जाता है 4.5 रुपये। अब हम निकाल देते हैं अपना सेलिंग प्राइस। तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी है हमारा यहाँ पर 45 रुपये और प्रॉफिट आ रहा है हमारा 4.5। जब हम यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य आ जाता है 49.5 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 238। एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अगर हमें लाभ हुआ है तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और हमारा कॉस्ट प्राइस कम है। तो यहाँ पर हम लाभ बराबर लिख देंगे लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हमारा लाभ हो जाएगा 3 गुणा सीपी बराबर। अब देखिए हमने यहाँ पर जो बेची है वो बेची है 12 प्रतियाँ। अगर हमने 12 प्रतियाँ बेची हैं तो 12 प्रतियाँ ही हमने खरीदी होंगी। तो यहाँ पर हम 12 गुणा एसपी में से 12 गुणा सीपी घटा देते हैं। अब यहाँ पर हम सीपी एक तरफ कर लेते हैं और एसपी को एक तरफ छोड़ देते हैं। तो 3 गुणा सीपी प्लस 12 गुणा सीपी बराबर 12 गुणा एसपी। 3 और 12 मिलकर हो जाएंगे 15 गुणा सीपी बराबर। अब देखिए जो हमने 12 प्रतियाँ बेची हैं वो बेची हैं 1800 रुपये में। तो यहाँ पर 12 गुणा एसपी की जगह आ जाएगा 1800 रुपये। यहाँ से जो हम एक प्रति का लागत मूल्य निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 120 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 239।
एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिले। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको पूरे डिटेल में कराऊंगा। फिर डिटेल में कराने के बाद मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट मेथड भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। अगर देखिए पुस्तकें खरीद रहा है, इसका मतलब यह है उसका सीपी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पुस्तक का सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए उसने 12,000 रुपये में खरीदी है 200। तो एक पुस्तक का अगर हम सीपी निकालेंगे तो 12,000 को भाग कर देंगे 200 से। तो यहाँ से हमारे एक पुस्तक का सीपी आ जाएगा 60 रुपये। हमसे कहा गया है कि वह पुस्तकों को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। अब देखिए 20 पुस्तक अगर उसे मुफ्त में मिलेंगे तो वह उनको रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 पुस्तकों का सीपी निकाल देते हैं। अब देखिए एक पुस्तक का सीपी है 60 रुपये, तो 20 पुस्तक का सीपी हो जाएगा यहाँ पर 60 गुणा 20 यानी कि 1200 रुपये। तो देखिए जो वह 20 पुस्तक ही मुफ्त में चाहता है वह उनको 1200 रुपये का बेच देगा। अब हम क्या करते हैं, विक्रेता की 200 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। तो देखिए 12,000 रुपये में तो उसने 200 पुस्तक खरीदी है, प्लस 20 पुस्तक जो फ्री में लेके आया है उनका जो सीपी है वो हो जाएगा 1200 रुपये। यानी कि वह 200 पुस्तकों को 13,200 रुपये में बेचना चाहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो देखिए अगर 200 पुस्तक का सेलिंग प्राइस 13,200 रुपये है, तो एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13,200 बटे 200 यानी कि 66 रुपये। तो देखिए एक पुस्तक जो उसने खरीदी थी वो खरीदी थी 60 रुपये की, और वह एक पुस्तक को बेच रहा है 66 रुपये की। यानी कि वह एक पुस्तक पर 6 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए 6 रुपये का लाभ कमा रहा है, डिवाइड में आता है सीपी। एक पुस्तक का सीपी है 60 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से एक पुस्तक का सीपी निकाल देते हैं। तो एक पुस्तक का सीपी हो जाएगा 12,000 बटे 200 यानी कि 60 रुपये। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि वह पुस्तकों को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 पुस्तकों का फिर से सीपी निकाल देंगे। तो देखिए एक पुस्तक का सीपी आया है 60 रुपये, तो यहाँ पर 20 पुस्तकों का सीपी आ जाएगा 1200 रुपये। अब देखिए आप इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो उसने 20 पुस्तकें ये मुफ्त में बेची हैं, यानी कि 1200 रुपये उसने मुफ्त में कमाए हैं। अब उसने लगाए हैं 12,000 और कमा रहा है 1200 रुपये। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। यहाँ पर वह लाभ ले रहा है 1200 रुपये का, डिवाइड में आएगा सीपी। 200 पुस्तकों का सीपी है 12,000 रुपये, तो डिवाइड में आ जाएगा 12,000, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। अब देखिए ये दो तरीके तो हो गए जिनमें हमने पुस्तक विक्रेता के रुपए निकाल करके उन पर लाभ कैलकुलेट किया है। अगर हम चाहें तो पुस्तकों पर भी लाभ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तकें खरीदी हैं 200, और वह इस प्रकार बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिले। तो यहाँ पर जो है पुस्तकें मुफ्त चाहता है, 20 पुस्तकें चाहता है। उसने रुपए लगाए हैं 200 के, और वो 20 का लाभ लेना चाहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाभ का प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर वह लाभ लेना चाहता है 20 पुस्तकों का, तो ऊपर आ जाएगा 20, डिवाइड में आ जाएंगी कुल पुस्तकें। कुल पुस्तकें हैं हमारी 200, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो देखिए अगर आपका मन करे तो आप इसको रुपए में कैलकुलेट कर लीजिए, सीपी एसपी निकाल करके कैलकुलेट कर लीजिए, या पुस्तकों पुस्तकों पर कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसा आपका मन करे आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 240। यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है, तो इससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है? तो देखिए यहाँ पर बिक्री कर को घटाया जा रहा है, 3 सही 1/2% से 3 सही 1/3 कर दिया गया है। तो हम ये निकालते हैं कि हमारा जो दर है वो कितने प्रतिशत कम हुई है। तो यहाँ पर दर हमारी 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3 हुई है। तो हम क्या करते हैं, 3 सही 1/2 में से 3 सही 1/3 को घटा देते हैं। 3 सही 1/2% को हम लिखते हैं 60/2%, और 3 सही 1/3% को हम लिखते हैं 10/3। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 6। तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 20, ये आ जाएगा हमारा 1/6%। अब निकालते हैं अंकित मूल्य में कि कितनी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है हमारा 8400 रुपये, तो हम 8400 का 1/6% निकाल लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो डिवाइड में आ जाता है।
आता है 100, तो ये आ जाएगा हमारा 8400 गुणा 1/6 गुणा में आ जाएगा 100। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे आ जाएगा 14 रुपये, यानी कि उसके अंकित मूल्य में 14 रुपये की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।